भारतीय जागृति पार्टी के अध्यक्ष राजीव रंजन भारद्वाज ने पप्पू यादव मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए और पप्पू यादव को अविलंब रिहा करनी चाहिए। उन्होंने देश, राज्य और राजनीति की वर्तमान हालातों पर चर्चा की है और उन्होंने कई बिंदुओं पर तीखा सवाल किया है, आक्रोश का इजहार किया है और कई मामलों में कार्रवाई की मांग की है। मैं फिर से कहना चाहूंगा अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री जी से कि इस कोरोना काल में जिस तरह की महामारी फैली हुई है, पप्पू यादव जी को आपको रिहा करना चाहिए। ठीक है, आपसी विचारधारा नहीं मिलेगी, रंजिश हो सकती है, आखिरकार राजनीति की लड़ाई है, इसके लिए इतना बड़ा कदम उठा लेना, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि जो कम अपराध की श्रेणी में अपराध करने वाले बंदी हैं, उनको या तो पेरोल दिया जाए या उनको जमानत दिया जाए, पेरोल पे उनको छोड़ा जाए, और उस काल में आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये बंदा कितनी बीमारियों से त्रस्त है, ग्रसित है, भूख हड़ताल पे बैठा है। थोड़ी सी मानवता दिखाते करे, राजनीति है, राजनीति तो आप भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, सब पार्टी करती है। हाँ, कुछ मित्रों की बात मैं सुन रहा था, कुछ मित्र ये कह रहे थे कि ये कन्हैया कुमार के साथ भारत की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे थे। जो कन्हैया कुमार कह रहा था उसमें ये हाँ में हाँ मिला रहे थे, यानी इन्होंने देशद्रोहियों को साथ दिया। देखिए, जहां तक कन्हैया कुमार या उस तरह के जितने भी नवजुवक आए, या शर्जिल इमाम, या वो एक और जेएनयू में कौन था, कश्मीर वाला लड़का, और कश्मीर ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे आजादी चाहिए, इससे आजादी चाहिए, उसे तरह तरह के नारे और स्लोगन दिए गए। कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है और जो इस सरकार का समर्थक है, वो अच्छी तरह से जानता है कि किसी भी सरकार के समय में अभी तक तो भारत का बंटवारा नहीं हुआ, आजादी नहीं मिली। हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2019 में रोकने के लिए ये सब नारे वारे गढ़े गए थे, और कुछ इनकी विचारधारा, जो वामपंथियों की जो विचारधारा है, कुछ तो ऐसी है कि उन्होंने कभी अपने देश का भला नहीं किया, इन्होंने हर हमेशा विदेशियों का ही साथ दिया है, इसलिए तो आज तक हमारा देश इतना कमजोर है। तो पप्पू यादव उसके एक अंश थे, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन ये वक्त नहीं है उनके इस बदले को चुकाने का। आप लोग जो कह रहे हैं कि हम पप्पू यादव के खिलाफ है और बिहार पुलिस के साथ हैं, ठीक है, जहां उनकी वो विचारधारा है वहां मैं भी विरोध करता हूं, क्योंकि मैं भी किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थक नहीं हो सकता जो व्यक्ति ने सरेआम मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने आकर के, और आप ये जानिए कि पप्पू यादव जो आज कर रहे थे, सरकार की कमियों को गिना रहे थे, वो एक मुद्दा है, वो एक फैक्ट है कि, और कुछ सच्चाई भी उसमें, ज्यादातर बातें सच्चाई की है, लेकिन ये वक्त नहीं है। इसलिए मैं अपनी सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि आप उनको रिहा कर दे। वो बीमार हैं और कई सारे लॉकडाउन के नियम तोड़े जा रहे हैं, लेकिन मुझे पता चला कि मीडिया के द्वारा खबर आ रही थी कि कोई 32 साल पहले के केस में उनको वारंट था, उस केस में उनको बंद किया गया है, और फिर सारण पुलिस भी उनको रिमांड पे लेने वाली है। पता नहीं क्या, कि ये सब हरकतें नहीं होनी चाहिए। अभी अगर ठीक है, वो कोई देश छोड़ के तो भाग नहीं रहे, कोई देश छोड़ के भाग जा रहा है, अगर आपको मुकदमे चलाने हैं तो बाद में चला लीजिएगा, थोड़ा स्थिति नॉर्मल हो जाए। हाँ, अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। इन दिनों राहुल गांधी इस कोरोना महामारी में सरकार को घेरने के लिए उनकी वो सक्रिय है, इस देश के अंदर में डर पैदा करने के लिए। उसमें प्रमुख रूप से तो हेड ऑफ द चेयर बैठे हैं राहुल गांधी। पता नहीं वो अब कम क्या बोल देंगे, कहना मुश्किल है। और उनका साथ दे रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, दिग्विजय सिंह, उनके जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल, कौन है भूपेश सिंह बघेल, वो गहलोत जी, अशोक गहलोत, और तरह तरह के पता नहीं। रात न्यूज एक ये भी आ रही थी कि सोनिया गांधी जी ने कोरोना पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है। रहने दीजिए, टास्क फोर्स पर तो हम बाद में बात करेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने खुलेआम ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस जब जब इस देश से
सत्ता से जब वो बाहर हुई है, उसने कभी न कभी किसी न किसी तरह का षड्यंत्र रचा ही रचा है, और ये बातें सर्वविदित है, सब जानते हैं। 1947 जिस समय में देश आजाद हुआ था, उस समय भी नेहरू और लियाकत खान के समझौता के कारण जो जिन्ना का एक एजेंडा था कि दारुल इस्लाम चलाने का, या जिन्ना जो चाहते थे, और जब वो उस समय संभव नहीं हुई, चूंकि कांग्रेस उस आंदोलन का पार्ट थी, और उस समय जो जिन्ना ने कहा था कि हम इसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, और वो जब संभव नहीं हो पाया, तो उस समय में जिन्ना के एजेंडे के कारण भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और पाकिस्तान की भारत का एक भूभाग पाकिस्तान को दे दिया गया, जो भाई आप जाइए। लेकिन उस समय जो यहां से मुसलमान छोड़ करके पाकिस्तान नहीं गए, उसके पीछे नेहरू और लियाकत खान का समझौता था। और आपको पता है कि 1947 में जो राइट्स हुई थी, वो कांग्रेस की राइट करवाई हुई थी, नेहरू जी के भूल के कारण वो राइट्स हुई। चलिए, हम उस बात पे नहीं जाते हैं। 84 का दंगा सबको याद है, उस समय भी क्या हुआ था। आज शाहीन बाग, अगर किसी सरकार ने ये कानून लाया, हमारी सरकार ने, कि भाई हम यहां घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे, हम अपने नागरिकों का पहचान करेंगे, क्या बुरा था। और उसको इस तरीके से, ये कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता से बाहर होती है, तो सत्ता में आने के लिए कोई ना कोई छल प्रपंच रखती रहती है। पता नहीं राहुल गांधी किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं कि वो अगर रहते प्रधानमंत्री, या उनके किसी पार्टी के प्रधानमंत्री, उनके कोई लोग रहते, तो कोरोना को उन्होंने लाठी मार के हटा देना था। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी साजिश उत्तर प्रदेश चुनाव को और 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी को कैसे हराया जाए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने रची है, और उसके सहनायक हैं अरविंद केजरीवाल। यह व्यक्ति इतना बड़ा निकम्मा, इतना बड़ा ठग, इतना बड़ा झूठा, इसकी भी टीम है, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल। इन लोगों ने एक कॉकस चला रखा है देश के अंदर कि किसी तरह लोगों को भय काटने। क्या हम उस बात को भूल गए, जब पिछले साल कोरोना आया था, तो दिल्ली से अप्रवासी मजदूरों को किसने खदेड़ करके भगाया था, किसने ये पैनिक क्रिएट किया था, यह वही अरविंद केजरीवाल है। अब इसका दूसरा चेहरा है, इस कोरोना महामारी में पहले तो कहता रहा कि हमारी सारी व्यवस्था दुरुस्त है, सब कुछ ठीक है, ये है वो है, बाद में धाक के 3 पात विज्ञापन देता रहा, बड़े बड़े लंबे लंबे विज्ञापन आए। जब ये थकता है तो मनीष सिसोदिया आते हैं। चलिए, उस पर बाद में हम बात कर लेंगे, इसके करतूतों के बारे में। लेकिन राहुल गांधी ने जब चीन को, मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने, मोदी जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सरकार का नेतृत्व वो कर रहे हैं, तो सरकार के निर्णय के ऊपर ही हमारी सेना मूव करती है। डोकलाम में हराया, वो अभी फिंगर 8 और फिंगर 4 क्या बात कर रहे थे, लेह लद्दाख की बात कर रहे थे, जहां हमारे भारतीय सैनिकों ने उनको अपने काख में दबा करके मार दिया। इससे हार से जो बौखलाहट चीन की जो थी, और चीन जो भारत के अंदर में जो इतना बड़ा बाजार तलाश रहा था, और जो चीन की इकोनॉमी आज हिल रही है भारत के कारण, जब से मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दिया है, जब से उन्होंने अपने चीजों को प्रमोट करने का कोशिश किया है, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को तो किसी तरह से सत्ता चाहिए। तो ये कोरोना वायरस उसी का, ये आज WHO भी मान रहा है, अमेरिका भी मान रहा है, दुनिया की सारी देश मान रहे हैं कि इस कोरोना वायरस जो है वो मानव निर्मित जैविक हथियार के रूप में बनाया गया, जिससे चीन विश्व युद्ध लड़ने की तैयारी थी, और काफी हद तक उसमें वो सफल भी हुआ। जब चीन के तरफ से सहायता सामग्री का ऑफर भारत सरकार को किया जा रहा था, मोदी जी ने नहीं लिया, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। पिछली बार के चुनाव में, जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा, ट्रंप की सत्ता से बाहर करने के लिए चीन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ठीक उसी तरीके से हमारे देश के कुछ गद्दारों के साथ मिलकर के ये चीन, जिसको इंडिया में प्रश्रय मिल रहा है, मोदी जी को हटाने की साजिश कर रहे हैं, और इसके पीछे कुछ कारण नहीं है। और चीन ने यह वायरस फैलाया, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, जहां से 80-85 सांसद चुन करके आते हैं, और केजरीवाल ने इसको मूर्त रूप दे। राहुल गांधी एक फ्रंट पे बैटिंग कर रहे हैं, दूसरे इन पर केजरीवाल बंद कर, यानी आप ये कर सकते हैं, एक ही सिक्के के दोनों चट्टे, एक ही चट्टे बट्टे हैं।
एक ही उलट पलट है दोनों का। आज राहुल गांधी ने जयप्रकाश नड्डा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में एक बात कहा है कि वो कहां के प्रोफेसर हैं जो हमको शिक्षा देंगे। क्यों मैं जयप्रकाश नड्डा को मैं जवाब दूंगा? राहुल गांधी जी, तो आपकी माता जी भी किसी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नहीं है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी या सरकार को चिट्ठी लिखी थी। जब उन्होंने चिट्ठी लिखा तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दायित्व तो बनता है कि आपको उसका जवाब देना जाए। अगर वो प्रोफेसर नहीं है तो आपकी मां भी कहीं की वाइस चांसलर नहीं है। और आप कितने ज्ञानी हैं ये आपको पता है। पहले जो चीज केंद्र सरकार को आप नसीहत देते हैं, केंद्र सरकार को लागू करने के लिए कहते हैं, पहले उन चीजों को जहां आप सत्ता में हैं वहां क्यों नहीं लागू करते हैं? आप राजस्थान को कंट्रोल कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में है आप उसको कंट्रोल कर लीजिए, आप महाराष्ट्र को कंट्रोल कर लीजिए। जब आपको जो मर्जी आता है बोलते हैं, देश के अंदर र्यूमर फैलाते हैं, क्या कर लेते? आपने अगर आप 7 साल 6 साल से यह सरकार बैठी है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी की मशीनरी फेल है। आपकी मां का एक स्टेटमेंट है कि सिस्टम फेल नहीं है, सरकार फेल है। अरे सरकार को कौन चलाता है? सिस्टम चलाता है। तो अगर सिस्टम फेल नहीं है तो सरकार कैसे फेल हो गई? सरकार चलती है सिस्टम से। और आज कभी आपको ऑक्सीजन की कमी, अरे अजीब हालत है। आपको पता होगा कल भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और उसमें कहा कि आपको पूरा अधिकार है न्यायालय को दखल देने का, आप दखल दीजिए, लेकिन जानबूझ करके जो अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसके लिए जवाबदेह आप होंगे। हम आपके निर्णय को, आपके ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन बिना सलाह के कोई निर्णय ऐसा मत कर दीजिए जिससे कि कल चल करके कोई समस्या खड़ी हो जाए। ये होती है सरकार कि न्यायालय के बात में भी हम आखिर न्यायालय में भी बैठे हुए लोग इसी देश के नागरिक हैं, न्यायाधीश भी इसी देश के नागरिक हैं। तो ये जो बार बार न्यायालय में आप जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन दे दो, रेमडेसिविर, जब बेईमानों को आपने पाला है, इनको भ्रष्टाचार और करप्शन, कालाबाजारी आपने सिखाया है, आज तक आप एक ऐसा कानून नहीं लेके आए जो जीवन रक्षक दवाओं का, या इस महामारी काल में अगर कोई व्यक्ति कालाबाजारी करता है या चोरी करता है या ज्यादा दाम लेता है या किसी तरह का स्मगलिंग करता है तो उसके ऊपर कोई कठोर कानून नहीं है हमारे देश में, उसको तो फांसी पे होना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो मैं लटका दूंगा। आज दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मैं पूछना चाहता हूं कि नवनीत कालरा के बारे में आपने क्या किया? अब कोर्ट यह कह रही है कि एक बिजनेसमैन पैसा लगाया है पैसा कमाने के लिए, अब पता नहीं उसका जमानत हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, यह तो न्यायालय का बात है। लेकिन प्रथम दृष्टया जब पुलिस ने छापा मारा तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उसके गोडाउन से निकले, और अगर वो सही है तो उसको पुलिस के सामने आना चाहिए। वो छुप क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है? और राहुल गांधी, आपने पूरी साजिश के तहत चीन के साथ, उसका मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। आपकी बहन प्रियंका जी असम में प्रचार कर रही थी, ऑल ऑफ द सडन वो आई और एक ट्विटर पर ट्वीट किया कि मैं कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में थी, इसलिए मैं अपने आप को आइसोलेट कर रही हूं। और एक पेटेंट भाषा है ना जिसका ट्विटर पे चल रहा है कि जिन जिन आदमियों ने वो किया है वो लोग क्या कहता है कि अपना अपना जांच करा लें। उसके बाद वो प्रचार से ऑफ हो गई। आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में नहीं आए, आपका रणदीप सुरजेवाला भी पॉजिटिव हो गया, जितने आपके मेन लीडर थे सबके सब पॉजिटिव हो गए और घर में बैठ गए। चूंकि आपने ये साजिश रच दी थी और आपको डर था कि अगर ये कोरोना की चपेट में आ गए तो हम भी जाएंगे, इसलिए हम लोग अपना पहले से पॉजिटिव बोल करके घर में घुस जाओ, घर में सो जाओ और मोदी पर छिटना फोड़ दो। ये आपकी रणनीति है। बाज आइए, इन सब छिछलागिरी की राजनीति से देश की जनता आपके विचारों को समझ रही है। और फिर से कहूंगा, अगर जेपी नड्डा अगर किसी स्कूल का और कॉलेज का प्रोफेसर नहीं है जो आपको तो वो जिंदगी भर पढ़ाएगा, आपको तो मैं पढ़ा दूंगा कि आपकी राजनीति क्या है। अरे आप एक राजनीतिक परिवार में जन्म लिए हैं इसलिए प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं, नहीं तो आपसे बहुत योग्य लोग सड़क पर घिसते रह जाते हैं और एक विधायक नहीं बन पाते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? और आपकी माताजी जो बड़ी बड़ी लेक्चर दे रही हैं, ठीक है, ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। उसे सूझबूझ है कि अपने जनता को कैसे इस तरह का अनर्गल प्रलाप
आप बंद कीजिए। और 2024 क्या 29 में भी बीजेपी आपका काम तमाम कर देगी, 24 में तो कोई वैकेंसी ही नहीं है। इसलिए श्रीमान प्रधानमंत्री जी वेटिंग में रहिएगा, आपका ये ख्वाब ये देश के लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे।